हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी, जो कि डीलेड थर्ड सेमेस्टर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमने ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए वही क्वेश्चन रखे हैं जो डीलेड थर्ड सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए। अगर आप लोगों ने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। ये डीलेड थर्ड सेमेस्टर के लिए नहीं, सीटेट और टेट में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले इसका उत्तर जानने से पहले हम लोग थोड़ा वर्ण ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, भाषा का मौखिक रूप बोली तथा लिखित रूप लिपि कहलाता है। भावों एवं विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा है। भाषा के दो भेद होते हैं, लिखित भाषा एवं मौखिक भाषा। भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है, वह है वाक्य, अर्थात भाषा वाक्यों से बनती है, जबकि वाक्य की न्यूनतम इकाई है वह है शब्द। शब्दों के सार्थक प्रयोग से वाक्य बनता है। शब्द का निर्माण वर्णों से होता है, अर्थात शब्द की न्यूनतम इकाई क्या हो जाएगी, वर्ण। शब्द की न्यूनतम इकाई वर्ण है और भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है। भाषा ध्वनियों द्वारा व्यक्त की जाती है। ध्वनियों को लिखने के लिए हमने प्रतीकों या चिन्हों का निर्माण किया है। इन प्रतीक चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। भाषा को लिखने के लिए लिपि का प्रयोग होता है। तो भाषा की न्यूनतम इकाई क्या थी, वाक्य। हाँ तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने प्रश्न के उत्तर की ओर। तो प्रत्येक ध्वनि के लिए एक प्रतीक चिन्ह निर्मित किया गया है। इसी प्रतीक चिन्ह को हम लोग वर्ण कहते हैं, या इस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। या फिर हम लोग यह कह सकते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड नहीं किया जा सकता है, वर्ण कहलाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। अगर क्वेश्चन आता है वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्ण की उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में 46 वर्ण हैं, 46। इसके अतिरिक्त 3 संयुक्त वर्ण, 1 मिश्र तथा 2 अयोगवा वर्ण भी हैं। इस तरह से देवनागरी वर्णमाला के 52 वर्णों का संक्षिप्त वर्गीकरण हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, शब्द से आपका क्या अभिप्राय है। तो शब्द की रचना वर्णों से होती है। शब्द में वर्ण तथा ध्वनियों का क्रम निश्चित होता है, या फिर कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जो शब्द होता है वह वर्णों के समूह से ही बनता है। क्वेश्चन है, ध्वनि की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। तो ध्वनि की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वर्णात्मक, नंबर 2 ध्वन्यात्मक। जो वर्णात्मक होता है तो वो हम आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन ध्वन्यात्मक पढ़ने में कठिनाई होती है या कम समझ में आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, शब्द ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। तो शब्द ज्ञान उच्चारण करने से, सुनने से और देखने से प्राप्त होता है। हम सभी लोगों को पता है, जब कोई शब्द का हम उच्चारण करते हैं तो कुछ लोग सबसे पहले गलत उच्चारण करते हैं या सही उच्चारण करते हैं। बोलने से वो त्रुटि जो होती है वो दूर हो जाती है। सुनने से और देखने से शब्द का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द शक्तियाँ कितनी होती हैं। तो शब्द शक्तियाँ जो हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अविदा, नंबर 2 लक्षणा और नंबर 3 व्यंजना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया है।
शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 रचना के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर, नंबर 3 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 4 रूपांतर के आधार पर। तो देखते हैं इन चारों के आधार पर शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन है, रचना के आधार पर शब्दों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। रचना के आधार पर शब्दों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे कि ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। तो देखते हैं ऋण शब्द किसे कहते हैं। ऋण शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जिन शब्दों का खंड ना हो उसे ऋण शब्द कहते हैं, जिनके टुकड़े ना किए जा सकें, अर्थात जिन शब्दों के संधि विच्छेद ना हो सकें, जैसे हाथी, चांद, मेज आदि। यदि हम लोग इनको देखें तो हाथी को अगर अलग अलग करके पढ़ते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इस वजह से ऋण शब्द वे होते हैं जिनके खंड ना हो, बिना खंड करके उन्हें पढ़ा जा सके, तो वे ऋण शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं यौगिक शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों का निर्माण 2 सार्थक खंडों से मिलकर होता है वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तकालय, तो पुस्तक प्लस आलय, तो इसका क्या हुआ है, संधि विच्छेद हुआ है और इसमें 2 सार्थक खंड है, जो कि हमने आप लोगों को आगे बताया सार्थक खंड किसे कहते हैं। और विद्यालय, विद्या प्लस आलय, आप लोग यौगिक शब्द को इस तरह समझ सकते हैं कि इनका जिन शब्दों का संधि विच्छेद किया जा सके उसे यौगिक शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द जिन शब्दों का निर्माण ऋण और यौगिक शब्दों से मिलकर होता है तथा अपने समान अर्थ को त्याग कर एक विशेष अर्थ को ग्रहण करते हैं वे ऋण शब्द कहलाते हैं। और इनमें बहुब्रीहि समास होता है, जैसे दशानन, लंबोदर, भास्कर आदि। इसमें देखते हैं ऋण शब्द और योग ऋण शब्द किस तरह से मिलते हैं। जैसे दशा हो गया ऋण शब्द, और दशा प्लस आनन, इसका संधि विच्छेद कर दिया तो हो गया योग ऋण शब्द। और बहुब्रीहि समास में ये होता है जब कोई अपना समान अर्थ त्याग कर एक विशेष अर्थ को ग्रहण करता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो आइए देखते हैं फिर से ऋण शब्द किसे कहते हैं। जिसका खंड ना हो उसे ऋण शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का संधि विच्छेद किया जा सके उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और योग ऋण शब्द किसे कहते हैं, जो ऋण शब्द और यौगिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। आई होप कि अब आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 सार्थक शब्द तथा नंबर 2 निरर्थक शब्द। अब देखते हैं सार्थक शब्द किसे कहते हैं और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। सार्थक शब्द जिनका सही अर्थ समझ में आए वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। सिंपल है, जैसे कमल, भाई, देश, विदेश, पंखा, ये आसानी से समझ में आ रहे हैं, सिंपल शब्द हैं। और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, जिनका कोई उचित अर्थ ना हो या अर्थ समझ में ही ना आए, वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे वंखा, वानी, वोटी, नोटी, इसमें कोई शब्द समझ में नहीं आ रहे तो यह निरर्थक शब्द कहलाएंगे। निरर्थक शब्द ये अपने आप में इसी से पता चल रहा है कि जिसका अर्थ आसानी से समझ में ना आए, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो ये हो गए अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, सार्थक और निरर्थक। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशी या देशज शब्द, 4th विदेशी विदेशज शब्द एंड 5th है संकर शब्द। तो चलिए देखते हैं इन सभी पार्ट्स के बारे में कि तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी, विदेशी और संकर शब्द किससे कहते हैं। देखते हैं तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं, यह वह शब्द हैं जो अपरिवर्तित रूप में संस्कृत से लिए गए हैं। हूबहू संस्कृत के शब्द इसमें रख दिए जाते हैं
जैसे अग्नि, बालक, कन्या, पुस्तक आदि। तो यह क्या है? संस्कृत के ही शब्द हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं? बिल्कुल इसका उल्टा होता है। संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में मिलते हैं, इन्हीं संस्कृत शब्दों का हिंदी रूपांतरण ही तद्भव शब्द कहलाता है। जैसे सात, सांप, कान, जनपद, आगरा आदि। तो यह इनका हिंदी रूपांतरण। तो ये हो गए तत्सम और तद्भव। अब देखते हैं देसी और देशज शब्द किसे कहते हैं। देसी और देशज शब्द, यह शब्द ग्रामीण भाषा के लिए गए हैं। इनका मूल स्रोत संस्कृत नहीं है। आप लोग जानते होंगे गाँव में एक अलग ही भाषा बोली जाती है। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ताला, चाट, घुड़की या लोटा, टाटी, इस तरह से कुछ वर्ड जो होते हैं वो होते हैं देसी और देशज शब्द। अब देखते हैं विदेशी विदेशज शब्द। विदेशज शब्द क्या होते हैं? जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। जो विदेशों की जो भाषाएं होती हैं, जैसे अंग्रेजी, डॉक्टर, डिग्री, डायरी, टिकट, पेंटिंग, तो ये सारी भाषाएं कहाँ की हैं? विदेशी भाषाएं हैं। तो इसलिए इन्हें विदेशज शब्द कहते हैं, जो विदेशों से ली गई ये भाषा। तो चलिए अब संकर शब्द जानने से पहले कुछ और शब्दों के बारे में जानते हैं। जैसे अरबी फारसी। तो अरबी फारसी में क्या आता है? बाजार, अल्लाह, कानून, कमीज, फ़कीर, दरोगा, कागज़, जिला। तो यह किस प्रकार के शब्द हैं? अरबी और फारसी। पुर्तगाली। पुर्तगाली में कौन कौन से शब्द आते हैं? अलमारी, कनस्तर, इसी को कहते हैं स्त्री, प्रेस, कप्तान, गोदान, बाल्टी, साबुन, संतरा। तो ये किस तरह के शब्द हैं? पुर्तगाली। अब देखते हैं जापानी। जापानी में आता है रिक्शा आदि। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर अब इन शब्दों से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है, जैसे अलमारी, कनस्तर या बाजार, ये किस तरह के शब्द हैं, तो आप लोग आसानी से बता ले जाएंगे। अब देखते हैं संकर शब्द। ये शब्द विदेशी भाषा और हिंदी भाषा से मिलकर बने होते हैं। जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर, परीक्षा बोर्ड, काला बाजार, परीक्षा और लाठीचार्ज। तो इसमें आप लोग देखें रेल प्लस गाड़ी, तो रेल जो हो जाएगा वो विदेशी शब्द हो जाएगा और गाड़ी जो है वह हिंदी शब्द है। इसी तरह टिकट घर, तो ये हो गए संकर शब्द। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं फ्रांसीसी शब्द कौन कौन से होते हैं। तो काजू, कारतूस, अंग्रेज़, ये सब हैं फ्रांसीसी शब्द। अब देखते हैं चीनी। तो चीनी में आता है लीची, चाय आदि। तो यह कौन से शब्द हैं? चीनी शब्द हैं। ये 2-4 शब्द थे जो पीछे छूट गए थे, तो यहाँ आकर के कवर हो गए। आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, रूपांतर के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रूपांतर के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विकारिक शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। तो देखते हैं विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक व काल के कारण अपना रूप बदल देते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं अविकारी शब्द, इसी का जस्ट अपोजिट है। तो देखते हैं अविकारी शब्द वे होते हैं जो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक आदि शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिनमें लिंग, वचन, कारक व काल के कारण कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द में क्या था? उनका रूप परिवर्तित हो जाता था और अविकारी में नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सबसे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाक्य किसे कहते हैं, तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इसी तरह हमने आगे बताया था शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो आइए देखते हैं सरल वाक्य क्या होते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा सरल वाक्य में एक ही प्रक्रिया होती है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की या फिर राम विद्यालय गया। अब देखते हैं मिश्रित वाक्य। एक मूल वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य जुड़े हों तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे विद्यार्थी उठकर खड़े हो गए और
अध्यापक को अभिवादन किया। अब देखते हैं संयुक्त वाक्य। यह वाक्यों का एक समूह होता है जिसमें सरल अथवा मिश्रित वाक्य जुड़े होते हैं, जैसे अध्यापक कक्षा में आए, कक्षा में सन्नाटा छा गया और विद्यार्थी चुपचाप क्लास में पढ़ने लगे। तो ये हो गए संयुक्त वाक्य। आई होप कि अब आप लोगों को शब्द और वाक्य से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है 11। अगर क्वेश्चन आता है ध्वनि का नियम किसने दिया था, तो ध्वनि के नियम के लिए गेरसन प्रसिद्ध है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मृगावती किस लेखक की रचना है। तो मृगावती कुतुबन की रचना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सूत की माला किस लेखक की रचना है। तो सूत की माला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, घमंड का पुतला किस लेखक की रचना है। तो घमंड का पुतला मुंशी प्रेमचंद की रचना है। नेक्स्ट है, त्रिधारा किसकी रचना है। तो त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट है, विद्रोही संत किसे कहते हैं। तो विद्रोही संत के रूप में किसे जाना जाता है, कबीरदास को। नेक्स्ट है, आंचलित कवि किसे कहते हैं। तो आंचलित कवि फणीश्वर नाथ रेणु को कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कलम का जादूगर किसे कहते हैं। तो कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहते हैं। नेक्स्ट है, छायावादी युग के कवियों के नाम लिखिए। तो छायावादी युग के कवि कौन है। छायावादी युग के कवि जयशंकर प्रसाद, जिनकी तितली, कामायनी आदि रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो चितंबरा रचना है, इस रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। और महादेवी की रचनाएं गिल्लू और स्मृति की रेखाएं आदि महादेवी वर्मा की रचनाएं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आधुनिक युग के चरण के रूप में किसे जाना जाता है। चरण के यहाँ चरण होगा, कौन है, रामधानी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है, आधुनिक युग के तुलसी के रूप में किसे जाना जाता है। तो आधुनिक युग के तुलसी हैं मैथिली शरण गुप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आंचलित कवियों के नाम बताइए। तो आंचलित कवि कौन है, नागार्जुन, शिवपूजन शाह और फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट है, सामाजिक उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो सामाजिक उपन्यासकार कौन है, प्रेमचंद्र, उपेंद्र नाथ, अस्क, अमृत राय, राजेंद्र यादव, वृंदावन लाल शर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर आदि। इसी में से क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, ऑप्शनल वाइज दे देंगे उसमें 3-4 ऑप्शन और पूछेंगे सामाजिक उपन्यास कौन है। तो आप लोगों को एक साथ सभी सामाजिक उपन्यासकारों के नाम लिख दिए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की कविता संग्रहों का नाम लिखिए। तो महादेवी वर्मा की कविताएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदीद, यामा तथा दीपशिखा प्रमुख कविता संग्रह हैं। इसमें महादेवी वर्मा को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कबीरदास किस विचारधारा के कवि थे। तो कबीरदास हिंदी भक्ति काव्य धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि माने जाते हैं। इनका जन्म संवत 1455 में वाराणसी में हुआ था। कबीरदास जी जन्म से ब्राह्मण थे, मगर उनका लालन पालन नीमा और नीरू नामक जुलाहा द्वारा किया गया। कबीरदास जी के गुरु महात्मा रामानंद जी थे। कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई तथा कमाल और कमाली 2 संतानें थीं। कबीरदास जी का काव्य संग्रह बीजक है, जिसके 3 भाग शाखी, शबद और रामायणी हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सूरदास जी की काव्य कृतियों के नाम बताइए। तो सूरदास जी की 3 सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी प्रमुख कृतियाँ हैं।
तुलसीदास की माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी के गुरु का नाम स्वामी नरसिंह दास जी था। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसीदास जी ने अयोध्या में रहकर लगभग 2.5 वर्ष में रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की। तुलसीदास जी की रचना 31 बताई जाती हैं, किंतु प्रमाणित रूप से कुल 12 रचनाएं ही हैं। तुलसीदास द्वारा रचित प्रबंध काव्य रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नक्षु हैं। तुलसी कृत मुक्तक काव्य कवितावली, दोहावली, बरवय रामायण, वैराग्य, संदीपनी, रामाज्ञा, प्रश्नावली, हनुमान बाहुक मुक्तक काव्य हैं। तुलसी कृत गीति काव्यों में गीतावली, कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका प्रमुख हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, बिहारी जी किस काव्य धारा के कवि थे? तो बिहारी जी रीतकालीन काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। बिहारी जी का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर मध्य प्रदेश में वसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। बिहारी जी के गुरु लाला नरहरिदास जी थे। बिहारी जी का निधन सन 1663 में हुआ था। बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ बिहारी सत्संग है, जिसमें लगभग 719 दोहे हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो मैथिली गुप्त जी का जन्म सन 1686 में झांसी जिले की चिरगांव नामक गांव में हुआ था। सन 1664 में गुप्त जी का निधन हो गया। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत है। अगर क्वेश्चन में पूछे राष्ट्रीय धारा के कवि कौन है, तो राष्ट्रीय धारा के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर और राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अगर धारा पूछेगा तो रामधारी सिंह दिनकर और राष्ट्र कवि तो मैथिली शरण गुप्त। तो आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों का यही रिस्पॉन्स रहा तो आगे भी ऐसे ही वीडियो अपलोड होते रहेंगे।